कर दी स्टार्ट। ओके भाई, आ गए क्या सब? कितने जने आएंगे? टोटल 26 है। अच्छा चलो, तो मैं अपनी यूपीआई आईडी शेयर कर दूंगा और ऐसे ऐसे हाँ ट्रांसफर कर हाँ, दिए सारे। एक एक पैसे भेज देंगे सारे। अपने अपने स्टाइपेंड मेरे खाते में भेज दो। 0.00001 भाई ट्रांसफर इसमें ही नहीं भेजने हैं होते, सबको। यूपीआई से ट्रांसफर ही नहीं होते इतने, 1 रुपए भाई से। जोड़ लेंगे हम एक क्लास, हर एक क्लास का उतने उतने जोड़ लेंगे और एक बार में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है भाई। क्राउड फंडिंग कराओ। आ गए क्या सब? भाई सारे तो नहीं आए, 11 भी रहते हैं। कौन कौन है यार? ऐसे रुक, अर्जुन भी आ गया, अर्जुन ही भी था। 10 रहते हैं। तुम स्टार्ट करो वरना लेट हो जाएगा। भाई स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लेना यार। कर ली मैंने। ठीक। दिख रही है स्क्रीन सबको? हाँ हाँ भाई। चलो तो भाई शुरू करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, बाइनरी सर्च ट्री। और बिल्डिंग ब्लॉक है इसका बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री इज अ हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर इन विच ईच नोड हैज एट मोस्ट 2 चिल्ड्रंस। छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसके लिए, ट्री के लिए। एक बाइनरी ट्री क्या होता है? लेफ्ट वाला जो ट्री है उसमें जो रूट नोड है उसके 3 चाइल्ड हैं, और जो रूट नोड का सेकंड चाइल्ड है उसके 4 चाइल्ड हैं। तो ये ट्री तो है, मतलब कितने भी नोड्स हो सकते हैं, 0 से लेके n, या जितने भी करना चाहो। बाइनरी ट्री की एक लिमिटेशन है कि उसमें एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं। या तो 0 होंगे, जैसे लीफ नोड जो लास्ट में दिख रहा होगा तुम्हें ये, और उसके बाद या एक चाइल्ड हो सकता है इसका जैसे दिख रहा होगा, और या फिर दोनों चाइल्ड भी हो सकते हैं जैसे रूट नोड का दिख रहा होगा तुम्हें। बाइनरी ट्री है। बाइनरी ट्री का रिप्रेजेंटेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एरे के थ्रू किया जा सकता है, और किया जा सकता है लिंक लिस्ट के थ्रू। एरे के थ्रू अगर हम करने की कोशिश करें तो ये एरे है, 10 एलिमेंट्स का एरे बनाने की कोशिश की है। इसमें अगर पहले रूट नोड का इंडेक्स अगर 1 है और इसका 2 है, इसका 3 है, तो एक जनरलाइज वे में अगर हम इसकी बात करें तो अगर किसी नोड का पर नोड, हर एक नोड पे ये अप्लाई होगा। अगर किसी नोड का इंडेक्स i है तो उसके लेफ्ट चाइल्ड का इंडेक्स हमेशा 2i होगा, और उसके राइट चाइल्ड का इंडेक्स हमेशा 2i+1 होगा। वही एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे ये ट्री है, ये ट्री है, इसके रूट नोड का जो इंडेक्स है वो 1 है, और इसके लेफ्ट का जो इंडेक्स है वो 2 है, और जो राइट वाले चाइल्ड का इंडेक्स है वो 3 है। इसमें दिख रहा होगा तुम्हें, ये 1, ये 2, ये 3। और इसी तरीके से 12 की अगर बात करें तो 12 का इंडेक्स वैसे तो यहाँ पे 2 है, और जो 14 है जो इसका लेफ्ट चाइल्ड है उसका इंडेक्स 2 इंटू 2 4 होगा। ये 0 1 2 3 4, 14 4 पे 14 है, और 15 इसके नेक्स्ट 2 इंटू 2+1 5 पे। ये छोटा सा ही एग्जांपल था और कुछ नहीं रिप्रेजेंट। हाँ भाई, अगर किसी का इंडेक्स 0 है तो 0 इंडेक्स नहीं रखते हम भाई, 1 से शुरू करते हैं, क्योंकि अगर 0 इंडेक्स रखेंगे तो लेफ्ट चाइल्ड का 2 इंटू 0 हो जाएगा, और 0 0 नहीं हो सकता, इस वजह से हम 0 रखते ही नहीं है। तो 1 से शुरू होता है इसमें एरे। हाँ, 1 से एरे शुरू नहीं होता, लेकिन 0 को हमने खाली छोड़ा हुआ है यहाँ पे, देख। अच्छा। ठीक है, 0 रखते ही नहीं है ना, क्योंकि जैसे 0i होगा और 2i करने की कोशिश करेंगे तो फिर से 0 ही आ जाएगा। एक ही इंडेक्स पे 2 चीजें नहीं हो सकती।
तो 1 से शुरू। दीपांशु, हाँ भाई। क्या बोलते हैं ना, स्टार्टिंग से हम लग सकते हैं 0 से, पर हमें ऐसा करना पड़ेगा 2i+1 2i+2। हाँ ऐसा एक भी बार कर ऐसे सकते। चेक करो, हाँ ऐसे कर हाँ सकते हैं। अगर हम इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेंगे तो 2i+1 फर्स्ट चाइल्ड का इंडेक्स रहेगा और 2i+2 सेकंड चाइल्ड का इंडेक्स रहेगा। हाँ ऐसा कर सकते हैं बिल्कुल वाकई में, अगर 0 से करना है। लेकिन मैंने जहाँ जनरली हाँ। देखा है वो यही देखा है भाई, हम्म। 1 से स्टार्ट करते हैं। ओके ओके ओके। ठीक है। उसके बाद लिंक लिस्ट के थ्रू कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। लिंक लिस्ट में एक ये सी प्लस प्लस का है, सी या सी प्लस प्लस में इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता है। नोड का एक स्ट्रक्चर है जिसमें एक ये पॉइंटर है। अर्जुन, अर्जुन सुन रहा है? हाँ भाई आवाज आ रही है भाई पॉइंटर्स वॉइंटर्स पढ़े हैं थोड़े बहुत? तो भाई बीएससी कर लिया मैंने कैंडो पॉइंटर के अच्छा साथ हाँ चलो फिर पॉइंटर्स पड़ा है। ठीक है फिर तो। बैठ के इसको हाँ तो एक स्ट्रक्चर है नोड का, और उस नोड में एक तो जो 3 चीज़ें होंगी, एक तो उसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, उसके राइट चाइल्ड का एड्रेस, और उस नोड के अंदर क्या डेटा है। जैसे कि ये आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ ये सी प्लस प्लस दोनों में काम करेगा भाई। एक ही सिंटैक्स है सी और सी प्लस प्लस का, सिर्फ सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इंट्रोड्यूस की गई थी। वैसे जो फॉर लूप वगैरह या नॉर्मल सिंटैक्स है सेम सी और सी प्लस प्लस का। तो जैसे ही रूट नोड आप देख सकते हैं, इसके लेफ्ट में लेफ्ट नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर होगा, राइट में राइट नोड का एड्रेस स्टोर होगा, और बीच में डेटा। बीच में नहीं मतलब कैसे भी कर सकते हैं यार, ये बस इसका एक स्ट्रक्चर है। लिंक लिस्ट के थ्रू इस तरीके से हम सेव कर सकते हैं। और जब लिंक लिस्ट के थ्रू हम किसी ट्री को स्टोर करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले एक नोड बनेगा, क्रिएट होगा नोड, जिसमें मेमोरी में कोई भी एक डेटा कोई भी एलोकेशन ले सकते हैं कहीं पे भी। बस एक 3 चीज़ की है, 8 बाइट्स का ये आ जाएगा, 8 बाइट्स का ये आ जाएगा, और इंट डेटा स्ट्रक्चर 4 बाइट का ये आ जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरा का पूरा जो ब्लॉक होगा वो 8 + 8 + 4 20 बाइट्स का होगा। ये समझ में आई बात? नहीं आई? अरे देख भाई, जैसे एक एड्रेस है, कोई भी एक एड्रेस है, उसका मतलब रैम है, जैसे रैम पूरी की पूरी रैम है उसका, पहले जैसे 1 GB की रैम है, तो फर्स्ट जो ब्लॉक होगा, या फ्रेम कहते हैं शायद उसको, रैम वाले को, उसका कुछ एड्रेस होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 1023 तक ऐसे जाएगा ये, क्योंकि 1 GB की रैम है पर MB है ना। तो अगर हम ये मान लें कि एक 1 MB को फिर से एक बिल्डिंग ब्लॉक्स में तोड़ दें, उसमें 3 चीज़ें हैं। एक 1 MB में पहले 400 MB में एक अगले नोड का एड्रेस स्टोर हो रहा है, फिर उसके अगले 400 MB में उसके राइट नोड का एड्रेस स्टोर हो रहा है। जैसे फर्स्ट 400 MB में सिर्फ और सिर्फ 1 स्टोर होगा, फिर उसके सेकंड 400 MB में सिर्फ 2 स्टोर होगा, जो कि एड्रेस है उसके लेफ्ट और राइट चाइल्ड का, और बाकी 200 MB जो बचेगा उसमें उसका डेटा स्टोर हो रहा है। ओके समझ है ना, गया। समझ गए ना अब बस। तो ये स्ट्रक्ट नोड लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस, और ये इसमें राइट चाइल्ड का एड्रेस, और ये इंट डेटा इसमें 11 स्टोर हो गया इस नोड के लिए। तो ये एक ट्री है इसका, ये रूट नोड है 11 के लेफ्ट ब्लॉक में क्या होगा, इसके लेफ्ट चाइल्ड का एड्रेस जो 12 है। ये जैसे रैम की मैं बात कर रहा था, 0 1 2 3 4 इस तरीके से ब्लॉक्स होंगे या फ्रेम्स होंगे, तो उसका यहाँ पे मान लीजिए 0 फ्रेम में फिलहाल 0th फ्रेम में स्टोर है, तो इसका अगर एड्रेस हम देखने की कोशिश करेंगे वो तो होगा 0, और इसका अगर पूरे का एड्रेस अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये होगा 1। तो यहाँ पे इस जगह 1 स्टोर होगा, और इस जगह 2 स्टोर होगा, जो कि इसका एड्रेस है इस पूरे ब्लॉक का। ओके अच्छा तो दीपांशु, ये जो प्रॉपर एक ब्लॉक बनता है ना,
तो ये कंटिन्यूस होता है मेमोरी में या फिर ये अलग अलग बनते हैं? ये ब्लॉक एक कंटिन्यूस वाला होगा, ब्लॉक, ये ये ब्लॉक ब्लॉक कंटिन्यूस। कंटिन्यूस होगा। अच्छा, उसके बाद ये ब्लॉक डिपेंड करता है कहीं भी 1 की जगह 15 भी हो सकता है, 200 भी हो सकता है, जहाँ भी ऑपरेटिंग सिस्टम को जगह मिलेगी वो वहाँ स्टोर कर देगा इसको। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अब मतलब ये तो कौन सा बेसिक, ये कौन सा ब्लॉक कंटिन्यूस होगा? सिर्फ ये वाला। ये नोड ना? हम्म। हाँ। एड्रेस नोड कंटिन्यूअस होगा। एड्रेस के बाद डेटा, उसके बाद एड्रेस दोबारा, ये वाला कॉन्टिन्यूस होगा। उसके बाद मतलब वो तो शायद ऑपरेटिंग सिस्टम पीछे डायनामिक करता हो इस चीज़ को भी, नहीं, लेकिन हमारे उस चीज को वो डायनेमिकली एलोकेट करता है ना, 3 नोड को पूरा ये नोड एलोकेट करेगा, तो हाँ, वो कंटिन्यूअसली तो लेगा ना उस चीज ये हमारे लिए हम जैसे समझेंगे ये पूरा सीक्वेंशियल होगा। को। हाँ, हाँ, वही चीज। ये एक नोड में ये तीनों एड्रेस जो है ये स्पेशल होगा, बाकी जो है अलग अलग नोड्स कहीं भी कहीं भी है। सिस्टम में। जैसे ये 2 चीजें हैं, ये वाला पूरा का पूरा नोड कहीं और भी स्टोर हो सकता है, हाँ हाँ, लाइक ये जरूरी नहीं है कॉन्टिन्यूस होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये 11 और 12 वाला नोड जो है एक साथ स्टोर हो रहे हैं, ये कहीं भी 11 अलग कहीं हो सकता है, 12 कहीं अलग हो सकता है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम की मर्जी है, हमें बस उसका एड्रेस मिल जाएगा। ओके, ये छोटा सा इंट्रोडक्शन था बाइनरी ट्री कैसे बनता है और कैसे प्रोग्रामिंग में इंट्रोड्यूस होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, बहुत छोटा सा टॉपिक है वैसे बाइनरी सर्च ट्री। 3 ही प्रॉपर्टीज हैं, ये बल्कि एक ही प्रॉपर्टी है, 3 भी नहीं है। कि पहली प्रॉपर्टी ये है कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है सिवाय ये कि वो बाइनरी ट्री होना चाहिए। हमारा बीएसटी जो है वो बाइनरी ट्री की प्रॉपर्टीज को फॉलो करता हुआ होना चाहिए और कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है हमारे पास। और दूसरा है कि हर जो नोड होगा उसके लेफ्ट का जो सब ट्री होगा, जैसे ये 11 नोड है, ये 11 नोड है और इसका सब ट्री ये है पूरा का पूरा। इसके पूरे सब ट्री में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो 11 से बड़ी हो, ये प्रॉपर्टी है। 11 से 11 की सब ट्री में कोई भी ऐसा नोड नहीं होगा जिसकी वैल्यू 11 से बड़ी हो। और 11 के ये बीएसटी नहीं है, ये सिर्फ बाइनरी ट्री है, मैं दिखा दूंगा बीएसटी का एग्जांपल अभी। और राइट में हमेशा सारी की सारी ग्रेटर वैल्यूज होंगी इस पर्टिकुलर नोड से, और यही प्रॉपर्टी जो है वो हर एक नोड फॉलो करेगा। जैसे 12 अगर हम देखें, फिलहाल तो नहीं है, बाइनरी ट्री खोल देता हूँ मैं। जैसे 50 है, 50, 30, 15, 40, 90, ये एक बीएसटी है। इसकी अगर हम 50 को देखें, इसके सब ट्री में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 50 से ग्रेटर हो, और इसके राइट में कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो 50 से स्मॉलर हो। ये बीएसटी की प्रॉपर्टी है। कंफ्यूजन कर देते हैं लोग कई बार कि इसको ऐसे डिफाइन कर देते हैं कि हर नोड उसके लेफ्ट चाइल्ड से बड़ा होगा और उसके राइट चाइल्ड से छोटा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें पूरी डेफिनेशन बोलनी चाहिए कि हर नोड के सब ट्री में कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो उस नोड से बड़ी हो, और राइट में कोई ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो उस नोड से छोटी हो। जैसे अगर ये वाला हम देखें, ये वाला जो बीएसटी नहीं है, इसमें पर नोड पे अगर हम देखें 50 से स्मॉलर है 30 और 50 से ग्रेटर है 100, ये यहाँ पे फॉलो कर रहा है। 30 की बात करें तो 30 से स्मॉलर है 10 और 30 से ग्रेटर है 80, ये चीज़ तो फॉलो कर रहा है। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये है कि 50 से एक बड़ी वैल्यू है उसके लेफ्ट सब ट्री में। समझ में आई कुछ? हाँ भाई। ठीक है, हाँ भाई, आ गया। ओके। तो बीएसटी में 3 चीज़ें हैं, एक इंसर्शन है, एक डिलीशन है और सर्चिंग है। इंसर्शन के लिए, इंसर्शन मान लो ये हमें कुछ एलिमेंट्स इंसर्ट करने हैं इसमें 9, 5, 11, 18, 10, 7 और 1। तो अगर फिलहाल हमारा ट्री जो है बीएसटी एम्प्टी है, अगर हम 9 को इंसर्ट करते हैं वो तो रूट नोड बन जाएगा, सिर्फ एक नोड इंसर्ट होगा। उसके बाद अगर हम 5 इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो इसमें एक प्रोसेस चलेगा। हमेशा इंसर्शन शुरू होगा रूट नोड से ही। हमारा जो 9 है वो फिलहाल रूट नोड है, और इंसर्शन जब भी शुरू होगा वो रूट नोड से शुरू होगा, और कुछ कंपैरिजन करते हुए एक हम जगह तलाश करेंगे अपने नोड को इंसर्ट करने के लिए। तो अभी 9 है हमारे पास, रूट नोड का एड्रेस आया, और एक नए नोड का एड्रेस हमारे पास आया जो कि 5 है। अब हम रूट नोड से कंपैरिजन करेंगे
कि जो हमने नोड इंसर्ट करना है वो नोड से छोटा है या बड़ा है। 9 से ये छोटा है, अगर छोटा है तो हमें जो नोड इंसर्ट करना है उसे उसके लेफ्ट सब ट्री में भेजेंगे, और अगर हमारा जो एलिमेंट है वो इंसर्ट करने वाला अगर वो बड़ा होता है तो हम उसे राइट की तरफ भेजेंगे। तो यहाँ हमें 5 इंसर्ट करना है। ट्री में हमारे पास फिलहाल एक ही नोड है जो कि 9 है, और हमने कंपेयर किया कि 5 जो है स्मॉलर है 9 से, तो हमने इसे लेफ्ट में भेजा। अब उससे पहले हम कंपैरिजन करेंगे, एक और चीज़ चेक करेंगे कि अगर जैसे 9 के लेफ्ट में वहाँ पे भेजा है तो लेफ्ट नल है या फिर कुछ वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। अगर 9 के लेफ्ट में या नोड जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं उसके लेफ्ट में नल है, कुछ नहीं है, तो हम एज इट इज़ उसको न्यू नोड को वहाँ पे इंसर्ट कर देंगे, जैसे कि हमने इसमें किया है। 9 के लेफ्ट में नल था और हमने डायरेक्टली ही इंसर्ट कर दिया। अगर यहाँ पे कोई नोड होता तो हम एक रिकर्सिव प्रोग्राम बनाते हैं इसके लिए, तो वो इसके लेफ्ट में जाता और वहाँ पे भी कंपैरिजन चेक करता। आगे देखेंगे उसको कैसे हुआ। अब इंसर्ट 5 किया तो 9 के लेफ्ट में 5 आ गया, सीधी सीधी बात। इंसर्ट 11 करना है, इंसर्ट 11 करना है, सबसे पहले रूट नोड से ही शुरू करेंगे, कहीं और से नहीं, रूट नोड से ही शुरू करेंगे। चेक करेंगे हमें जो नोड इंसर्ट करना है उसकी वैल्यू क्या रूट नोड से बड़ी है या छोटी है। यहाँ पे इस केस में 11 जो कि हमें इंसर्ट करना है वो 9 से ग्रेटर है, तो ये राइट में जाएगा। इसके राइट में हमने चेक किया कि कुछ नहीं है, नल है, तो हमने इसे एज इट इज इंसर्ट कर दिया और हमारा रिजल्टिंग ट्री ये हो गया। अब हमें 18 इंसर्ट करना है, तो रूट नोड से फिर से रूट नोड से ही शुरू करेंगे। सबसे पहले चेक करेंगे कि रूट नोड पे क्या वैल्यू है, 9 वैल्यू है। इसका 9 18 से स्मॉलर है या ग्रेटर है, 9 तो छोटा है, तो इसलिए 18 बड़ा है, इसलिए 9 के राइट में जाएंगे। राइट में क्या चेक करना है कि राइट में नल है या नहीं। अगर नल है तो हम डायरेक्ट इंसर्ट कर देते, लेकिन यहाँ पे नल नहीं है क्योंकि हमारे पास यहाँ एक ऑलरेडी नोड प्रेजेंट है जो कि 11 है। तो हम अब फिर से 11 पे चेक करेंगे कि 11 से 18 छोटा है या बड़ा है। यहाँ पे 18 11 से भी बड़ा है, तो फिर से 11 के हम राइट में जाने की कोशिश करेंगे। राइट में देखेंगे कि नल है या नहीं है। इस केस में इसमें राइट में नल है, इसलिए हम 18 को 11 के राइट में इंसर्ट कर देंगे और हमारा रिजल्टिंग ट्री ये होगा। तो अभी भी अगर आप देखने की कोशिश करो तो हर नोड का जो लेफ्ट सब ट्री है उसमें कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगी जो उस नोड से ग्रेटर हो, और राइट में जो है उससे छोटी नहीं होगी। जैसे 9 5 से बड़ा है और 9 11 और 18 दोनों से छोटा है, तो ये प्रॉपर्टी हम कायम रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब इंसर्ट करेंगे 10, फिर से रूट नोड से ही शुरू करेंगे। 9 से हम चेक करेंगे कि 10 स्मॉलर है या ग्रेटर है, 9 से बड़ा है तो हम राइट में जाने की कोशिश करेंगे, और 11 से कंपेयर करेंगे। अब 11 से बड़ा है 10 या छोटा है, तो 11 से छोटा है 10, इसलिए हम उसको लेफ्ट में जाने की कोशिश करेंगे और लेफ्ट में चेक करेंगे कि नल है या नहीं है। अगर नल है तो इंसर्ट, अगर नहीं है तो फिर से रिकर्शन चालू हुआ है, लेकिन यहाँ पे नल है, 11 के लेफ्ट में हम 10 को इंसर्ट कर देंगे, तो हमारा रिजल्टिंग ट्री ये होगा। अब 7 इंसर्ट करना है इसी तरीके से। 9 फिर से रूट नोड से ही चेक करेंगे। 9 से 7 छोटा है, इस वजह से लेफ्ट में जाएगा। 5 आया, 5 से 7 बड़ा है, इसलिए इसके राइट में जाएंगे। राइट में देखा नल है तो यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। क्या हुआ? भाई इंसर्शन समझ आ गया, तू चाहे तो स्किप कर सकता है। बस हो गया, ये तो पूरा हो गया। इंसर्ट 1 करना है, फिर इसी तरीके से 9 से लेफ्ट में, 5 से लेफ्ट में, और ये इंसर्ट हो गया। ठीक है। अब डिलीशन शुरू होता है। डिलीशन के 3 केसेस हैं। केस 1 क्या है, हमें जो नोड डिलीट करना है वो एक लीफ नोड है। लीफ नोड उसे कहते हैं जिसका लेफ्ट और राइट चाइल्ड दोनों नल हो। अगर प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में बात करें तो अगर किसी नोड का लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड दोनों नल हैं तो वो एक लीफ नोड है। अगर सेकंड केस ये है कि व्हेन नोड हैज वन चाइल्ड, एक चाइल्ड का ये भी मतलब हो सकता है कि लेफ्ट में है चाहे राइट में हो। अगर कंपेयर करना है हमें प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में तो नोड का लेफ्ट चाइल्ड इज इक्वल नॉट इक्वल नल और राइट चाइल्ड इज नॉट इक्वल नल। अगर ये कंडीशन है सेटिस्फाई होती है
और नहीं, if left is null, not null, and right is null, and if right is not null and left is null. एक सेकंड, हाँ, लेफ्ट नल होना चाहिए और राइट में कुछ वैल्यू होनी चाहिए, और राइट नल होना चाहिए और लेफ्ट में कुछ वैल्यू होनी चाहिए। दो केसेस हैं जिसमें हम ये सेकंड केस चला सकते हैं जिसमें एक चाइल्ड है। जैसे इसमें तो फिलहाल कोई एक चाइल्ड है नहीं, देखेंगे बाद में। केस थर्ड में हमारे पास वो नोड आता है जिसके दोनों चाइल्ड हैं। इस तरह के डिलीट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये 3 केसेस हैं, देखते हैं हम क्या क्या करना होगा। केस 1 में अगर ये ट्री हम देखें, केस 1 में अगर हमें 18 को डिलीट करना है, 18 का लेफ्ट चाइल्ड भी नल है और राइट चाइल्ड भी नल है, तो अगर इससे हमें डिलीट करना है तो हमें कुछ नहीं सोचना, सीधा ये इसके पेरेंट से इसका लिंक हम कट कर देंगे ये वाला, और 18 को डिलीट कर देंगे। अगर कोई भी लीफ नोड है तो सीधा सीधा इसका लेफ्ट नल है, राइट नल है। अच्छा हाँ, ये डिलीट की पूरी एल्गोरिथम में डिस्कस करते हैं। डिलीट 18 करना है हमें, तो हम रूट नोड से शुरू करेंगे। सबसे पहले कंपेयर करेंगे कि रूट नोड से छोटा है या बड़ा है या इक्वल है, 3 चीज़ें कंपेयर करेंगे। 9 से ये छोटा बड़ा है 18, और उसके बाद हम इसके राइट में जाएंगे, क्योंकि हमें अगर इससे बड़ी वैल्यूज सर्च करनी है तो राइट में मिलेंगे, उसके लेफ्ट में नहीं मिलेंगे। फिर 11 से कंपेयर करेंगे कि 11 से भी 18 बड़ा है, तो फिर से 11 के राइट में जाने की हम कोशिश करेंगे, और फिर से कंपेयर करेंगे इसके राइट नोड को। अगर वो इक्वल है ठीक है, अगर दोनों तरफ नल है, लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, और हमारा नोड इक्वल भी नहीं है, अगर यहाँ पे 19 वैल्यू होती तो हमारी एल्गोरिथम टर्मिनेट हो जाती कि नोड इज नॉट फाउंड। लेकिन यहाँ पे 18 हमें मिल गया है और उसका लेफ्ट भी नल है और राइट भी नल है, तो हमारा केस 1 लगेगा, और हम इसको डिलीट, इसके पेरेंट को से इसका लिंक कट कर देंगे और 18 को डायरेक्ट डिलीट कर देंगे। हमारा रिजल्टिंग जो ट्री होगा वो कुछ ऐसा होगा, 9, 11 और 10, 18 डिलीट हो गया। उसके बाद केस सेकंड आता है। केस सेकंड में इस तरह के नोड्स डिलीट करेंगे जिसका कोई या तो लेफ्ट चाइल्ड है और राइट नल है, या राइट चाइल्ड है और लेफ्ट नल है। तो अगर हमें 11 को डिलीट करना है इस रिजल्टिंग ट्री से, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले रूट नोड से ही शुरू करेंगे, हमेशा कंपेयर करना और सर्चिंग शुरू करेंगे एक तरीके से। तो ये पहले 9 से कंपेयर होगा, 11 9 से बड़ा है तो हम राइट सब ट्री में जाएंगे और फिर कंपेयर करेंगे कि 11, यहाँ पे इस केस में 11 और 11 इक्वल हैं, ये दोनों जिस नोड को हम ढूंढ रहे थे वही नोड है। तो हम अब इसका चेक करेंगे कि इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है और दूसरा चाइल्ड नल है, कोई भी एक चाइल्ड है और दूसरा चाइल्ड नल है। अगर ये केस बनता है तो हम क्या करेंगे, सीधा का सीधा इसके पेरेंट में ये लिंक हम कट कर देंगे और ये लिंक भी कट कर देंगे, और इससे 9 से 10 का एक डायरेक्ट लिंक जोड़ देंगे, चाहे राइट है या चाहे लेफ्ट में कोई लिंक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ 9 को डायरेक्टली लिंक कर देंगे 10 से। अगर ये राइट में होता है 18 और 10 ना होता तो हम उसको डायरेक्ट लिंक कर देते ऊपर। तो हमारा रिजल्टिंग जो ट्री होगा वो कुछ ऐसा दिखेगा। आया समझ में? भाई जिसको नहीं आया ना वो बोलो। जो कोई नहीं बोल रहा है, सबको समझ में आ गया है, चलो कंटिन्यू कर। ठीक है भाई। तो ये एक वन चाइल्ड डिलीशन था। क्या क्या? हाँ समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है। केस थर्ड है, ये इसमें कुछ अलग, इसमें भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं है। केस थर्ड में हमें ऐसे नोड को डिलीट करना है जिसका लेफ्ट चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है और राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है। ऐसे केसेस में हम किसी एक को ऊपर नीचे रैंडमली नहीं ले जा सकते, तो इसमें हम कुछ एक अप्रोच अपनाने की कोशिश करेंगे। जैसे ये रिजल्टिंग ट्री है और इसमें हमें 9 को डिलीट करने के लिए बोला गया है, तो वही रूट नोड से सर्चिंग शुरू होगी सबसे पहले तो। और हमने देखा कि यहाँ पे हमें नोड मिल गया 9, और फिर हमने कंपेयर किया कि इसका लेफ्ट भी नल नहीं है और राइट भी नल नहीं है। तो ऐसे केसेस को डील करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। या तो हम
इसके लेफ्ट सब ट्री में जो सबसे बड़ा नोड है इसमें लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ा नोड 7 है, और या फिर राइट सब ट्री में जो भी सबसे छोटा नोड है, छोटा नोड फिलहाल तो यहाँ पे एक ही एग्जिस्ट करता है, तो यही सबसे छोटा है राइट सब ट्री में। तो या तो हम इससे रिप्लेस कर सकते हैं या इसको इससे रिप्लेस कर सकते हैं, दो ही हमारे पास मेथड है। अगर हम 7 से इसको रिप्लेस कर देंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा कि लेफ्ट में जितने भी नोड्स हैं हमारे वो 7 से छोटे ही रहेंगे, क्योंकि सब ट्री में लेफ्ट सब ट्री में तो 7 सबसे बड़ा है। और अगर राइट सब ट्री की बात है तो हम सबसे छोटा नोड ढूंढने की कोशिश करेंगे किसी तरीके से, ताकि ये जो BST की प्रॉपर्टी है ये बनी रहे। राइट सब ट्री में जो सबसे छोटा नोड होगा अगर हम उसे बीच ऊपर ले जाएंगे और इसको डिलीट कर देंगे 9 को, तो हमारे पास ये आ जाएगा कि राइट में उसके सबसे बड़े ही सारे के सारे एलिमेंट्स हैं और लेफ्ट में उससे सबसे छोटे ही सारे एलिमेंट हैं। तो इसके करने के दो तरीके हैं, इसे रिप्लेस बाय इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और रिप्लेस बाय इन ऑर्डर सक्सेसर। अब इन ऑर्डर निकालना भी एक बार बता देता हूँ, अच्छा इसमें मेंशन नहीं किया है। इन ऑर्डर निकालना वैसे आता है सबको या नहीं भाई? अगर 7 के फर्दर और नोड होते तो वो कहाँ जाते? भाई अगर 5 की जगह रिप्लेस कर देंगे तो 7 के भी अगर फर्दर नोड्स हुए आगे तो वो कहाँ जाएंगे? नहीं, अगर 7 से फर्दर कोई नोड है, मान लिया यहाँ पे 7.5 है, हाँ इसका भी चाइल्ड है 7.5 है, ठीक है, और यहाँ पे मान लिया 6.5 है, लेफ्ट में 6.5 है, राइट में 7.5 है, तो 7.5 उसका इस सब ट्री का जो 9 का सब ट्री है, लेफ्ट सब ट्री, इसमें 7.5 सबसे स्मॉलर होगा, तो वो हम ढूंढने की कोशिश करेंगे कि सबसे छोटा नोड है कौन सा इसमें। तो अगर इसके वो होते तो फिर 7.5 होता सबसे बड़ा इनमें से लेफ्ट सब ट्री में, तो 7.5 को रिप्लेस करते। मतलब लीफ नोड में सर्च करेंगे कि सबसे छोटा नोड कौन सा है? नहीं, जरूरी नहीं है वो लीफ नोड हो, उसका एक चाइल्ड भी हो सकता है, लेफ्ट में चाइल्ड है, ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है ना। सबसे बड़ा सबसे बड़ा लेफ्ट में सबसे बड़ा, राइट में सबसे छोटा। लेफ्ट में देख रहे हैं तो हम सबसे बड़ा देखेंगे और सबसे बड़ा देखेंगे तो वो लीफ नोड ही होगा गारंटीड। नहीं, गारंटीड लीफ नोड क्यों होगा भाई, जैसे ये 7 सबसे बड़ा है फिलहाल, है ना। लीफ नोड तो ही होगा गारंटी। राइट नोड होगा बस। अरे भाई मेरी भी तो सुन लो। हाँ सुनो, अगर यहाँ पे 7 की साइड में 6.5 है, ठीक है, लेफ्ट में कह रहा हूँ, राइट में कुछ नहीं है, तो 5 से बड़ा है 6.5, 9 से छोटा है, हर प्रॉपर्टी ये BST की प्रॉपर्टी फॉलो करेगा, लेकिन 7 फिर भी सबसे बड़ा है और लीफ नहीं है। सही बात है, समझ में आया? तो जरूरी नहीं है कि जो सबसे लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ा होगा वो लीफ होगी, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया? दोबारा बता दूं? अरे ये बात तो समझ आई। ये बात तो समझ आई, फिर भी 6.5 को हम कहाँ रिप्लेस करेंगे अगर 7.5 की जगह रिप्लेस करते हैं तो? मैं बता रहा हूँ, ये नॉर्मल सा है, एक सब ट्री ये फिलहाल ट्री है और हमें 9 को डिलीट करना है, तो यही देखने की कोशिश करनी है कि लेफ्ट में से, वैसे यही रखो कि लेफ्ट में से ही, दो तरीके हैं, अलग चीज़ है, किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं, ज़्यादातर लोग सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट सब ट्री में से प्रीडिसेसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब किसी ट्री का इन ऑर्डर कैसे निकाला जाता है, बाइनरी ट्री का, तो हम एक अप्रोच फॉलो करते हैं। एक सेकंड, अरे इसमें पेन वेन कौन सा आता है? आइडिया। अच्छा चलो, तो जब हम प्रीडिसेसर साइड में ना एडिट का ऑप्शन होगा दीपांशु, वहां से मिल जाएगा फिल ऑन द राइट फाइल के साथ हाइलाइटर का भी यूज कर सकते हो, बैक में हाइलाइटर होता है। अच्छा, लैपटॉप पे हाइलाइटर कैसे चलाऊंगा भाई? अच्छा, इसमें होगा हाइलाइटर। हाँ लैपटॉप में हाइलाइटर, पीडीएफ एडोब इसमें होगा हाइलाइटर, एडोब में एक ऑप्शन आता है साइड में।
ऐड कुछ नोट करके चेक अच्छा सब लोग ना पीडीएफ भेज देना क्योंकि मैं कॉलेज जा रही हूँ, तो जो की भी क्लासेस होंगी। ठीक है ठीक है। फिल एंड साइन का ऑप्शन है राइट साइड में। किसका? फिल एंड साइन। फिल एंड साइन, चलो छोड़ो मैं ऐसे ही बता देता हूँ। अपोजिट साइड, स्क्रीन के अपोजिट साइड जहाँ चेक कर रहे हो ना उसकी ये दूसरी टूल्स में साइड। देख, टूल्स में राइट राइट साइड में है ना। हाँ हाँ वहाँ है, टूल्स के आसपास। ऐड टेक्स्ट में मिलेगा क्या? एडिट टेक्स्ट एंड इमेजेस, ये तो रहा नीचे। अरे वो तो content बॉक्स editing। दिखा देगा, ना ये ना तो जो इसमें कंटेंट होता है वो एडिट करने के लिए होता है। चलो ऐसे ही बता देता हूँ कमेंट में लिख के। तो अगर हमें इन ऑर्डर ट्रावर्सल करना है किसी भी बाइनरी का, ज़रूरी नहीं है बीएसटी है, किसी भी बाइनरी का हम ट्रावर्सल कर सकते हैं। 3 तरह के ट्रावर्सल हैं मेन है जो, इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर और कौन सा था, प्री ऑर्डर। तो हमें फ़िलहाल इन ऑर्डर की ज़रूरत है, तो उसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं, लेफ़्ट ट्रावर्सल करते हैं, लेफ़्ट नोड को प्रोसेस करते हैं, उसके हर नोड के लेफ़्ट नोड को प्रोसेस करते हैं और राइट लेफ़्ट में नेविगेट करते हैं, हर नोड के लेफ़्ट में नेविगेट करते हैं। अगर लेफ़्ट में नल है तो हम उस नोड को प्रोसेस करते हैं और फिर उसके बाद राइट में नेविगेट करते हैं। जैसे 9 पे हम ये चीज़ अप्लाई करने की कोशिश करें ट्रावर्सल को, तो 9 के लेफ़्ट में क्या है, सबसे पहले लेफ़्ट 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 ही जाएंगे। 9 के लेफ़्ट में 5 है, 5 के लेफ़्ट में 1 है, 1 के लेफ़्ट में नल है, तो हम इस नोड को प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस में कुछ भी हो सकता है, सिर्फ प्रिंट करना है या कुछ भी कर लो, प्रिंट नोड। तो अगर हम इसका इन ऑर्डर निकालने की कोशिश करें, 9 के लेफ़्ट में 5 है, 5 के लेफ़्ट में 1 है, 1 के लेफ़्ट में नल है, और फिर हम इसको प्रोसेस करते हैं तो 1 हमारा प्रिंट हो जाएगा। और फिर हम 1 के राइट में जाएंगे, 1 के राइट में भी नल है तो हम बैक ट्रैक करेंगे और 5 पे जाएंगे। 5 का लेफ़्ट कंप्लीट हो चुका है, ये वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, फिर 5 को प्रोसेस करेंगे तो ये प्रिंट हो जाएगा। और फिर 5 के राइट में जाते हैं, लेफ्ट रूट और राइट होता है ना, क्या लेफ्ट देन रूट नोड देन राइट नोड। हाँ वही प्रोसेस, हाँ वही है, रूट नोड प्रोसेस करने को ही कह दिया मैंने, प्रिंट नोड उसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये जनरल वे है ट्रावर्सल का, लेकिन बीच में आप प्रोसेस करने के लिए कुछ भी कर सकते हो, प्रिंट भी कर सकते हो, मॉडिफाई भी कर सकते हो, अलग अलग चीज़ों पे डिपेंड करता है तुम्हारी नीड क्या है। 5 के राइट में हम जाएंगे तो 7, अब 7 के लेफ्ट में जाएंगे, फिर से 7 के लेफ्ट में नल है तो 7 को प्रोसेस करेंगे, फिर 7 के राइट में जाएंगे, राइट में कुछ नहीं है तो बैक ट्रैक करेंगे। 5 का हमने राइट भी कंप्लीट कर लिया, उसके बाद फिर से बैक ट्रैक होगा, अब 9 प्रोसेस होगा, उसके बाद हम 9 के राइट में जाएंगे, 10 के लेफ्ट में जाएंगे पहले, 10 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, उसके बाद 10 प्रोसेस होगा, फिर 10 के राइट में जाएंगे, उसमें राइट में कुछ नहीं है, तो ऐसे रूट नोड पे वापस आ जाएंगे। रूट का राइट भी ख़त्म हो चुका है, लेफ्ट भी ख़त्म हो चुका है, तो ये हमारा इन ऑर्डर आ गया। 1, 5, 7, 9 और 10। बाइनरी सर्च ट्री की एक प्रॉपर्टी ये है बड़ी अच्छी, कि इसका जो इन ऑर्डर ट्रावर्सल होगा वो हमेशा इसका असेंडिंग ऑर्डर में, जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनका असेंडिंग ऑर्डर प्रोवाइड करेगा। जैसे यहाँ 1, 5, 7, 9, 10 देख ही रहे हो, कोई ऑर्डर होगा, डिसेंडिंग भी हो सकता है, जैसे तुम्हारी बीएसटी जैसे तुमने बनाया, अगर इधर उधर कर दिया तो वैसे जो जनरल वो है डेफिनेशन बीएसटी की, उसके हिसाब से असेंडिंग ही होगा 1, 5, 7, 9 और 10। अब इस इन ऑर्डर में अगर हम देखें तो 9 को डिलीट करना था हमें, तो 9 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर क्या है, 7। 9 के लेफ्ट में जो है वो 7 है, और 9 का सक्सेसर क्या है, 10। और अगर तुम नोट करोगे तो जो ये ट्री है उसमें जो लार्जेस्ट एलिमेंट है 9 के लेफ्ट में वो 7 ही है, और राइट में जो लार्जेस्ट एलिमेंट है वो 10 है। तो इसीलिए इसमें लिखा गया कि 2 मेथड्स हैं, रिप्लेस बाय इन ऑर्डर प्रीडिसेसर और इन ऑर्डर सक्सेसर, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं। लेकिन क्या हमें बार बार ये पूरा ट्रावर्सल करने की ज़रूरत है इस चीज़ के लिए? ऐसा ज़रूरी नहीं है।
हम सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ये है 7 और सक्सेसर ये है कि इस नोड को जिसे हमें डिलीट करना है, जैसे 9 को हमें डिलीट करना है, उसका अगर हमें इन ऑर्डर प्रीडिसेसर निकालना है तो हम एक बार उसके लेफ्ट में जाएं 5 और फिर उसके राइट में जाते रहें बाय लूप, जैसे 7 है फिर 7.5 8.5 8.9 8.91, जो इसका लेफ्ट तब तक जाते रहेंगे जब तक इसका राइट चाइल्ड नल ना आ जाए, किसी भी नोड का राइट चाइल्ड नल ना आ जाए। हमने क्या किया, 9 के एक बार लेफ्ट में गए और फिर जितनी बार भी राइट में जाओगे, जो राइट में जब तक नल नहीं आ जाएगा वो एलिमेंट हमारा सबसे बड़ा होगा इस सब ट्री में। छोटी सी बात है, हमें पूरा ट्रैवर्स करने की जरूरत नहीं है बार बार। आई ये बात समझ में किसी को? हाँ, है ना? जो लेफ्ट ट्री है उसका लार्जेस्ट हम ढूंढ रहे हैं। हाँ, लार्जेस्ट हम ढूंढ रहे हैं। इसका या तो दो ही तरीके हैं, या तो हम पूरा का पूरा पहले इन ऑर्डर ट्रैवर्सल करें, फिर उसमें 9 को सर्च करें, उससे 9 से पहले जो है उस एलिमेंट को हम ढूंढ के निकालें कि भाई ये इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है हमारा। लेकिन आसान तरीका ये है कि हम उस ट्री के, अगर हमें इन ऑर्डर प्रीडिसेसर निकालना है तो एक बार लेफ्ट ट्रैवर्स करें, उसके बाद राइट ट्रैवर्स करते चले जाएं जब तक हमें नल ना मिल जाए राइट में। लेफ्ट का हमें मतलब नहीं है, लेफ्ट में जो भी है वो अलग कहानी है, ठीक है? हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि राइट में नल जब तक ना मिले, जो भी जिसका भी राइट में नल होगा वो हमारा प्री ऑर्डर प्रीडिसेसर होगा इसमें। तो यही इसमें करने की कोशिश। ये वो फिर से समझा दे, मेरे क्लियर नहीं हुआ चीज यार। भाई जैसे ये 9 है, ठीक है, ये पूरा का पूरा ट्री है ना, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट है 1 5 7 9 10। अब अगर हमें इसका इन ऑर्डर, हमें सबसे जो बेसिक चीज़ है हमें वो ढूंढनी क्या है कि हमें लेफ्ट सब ट्री का लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। तो आराम से कंटिन्यू कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, चलो फिर तो ठीक दीपांशु है। भाई, मैं एक चीज बोलूं? हाँ, ये लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के लिए ना पहले क्या कहते, पहले लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट बता दे, वो ज्यादा बेटर रहेगा ये डिलीशन के केस में, क्योंकि लार्जेस्ट में सही बोल रहे हैं। हाँ, हमें रिलेट करना इजी होगा लोगों को। हम मतलब इन ऑर्डर लार्जेस्ट या स्मॉलर कैसे कह रहा है? अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ कि बीएसटी में लार्जेस्ट निकालने का बता दे कैसे निकालते हैं, स्मॉलेस्ट निकालने का बता दे कैसे बताते हैं। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड के लार्जेस्ट को ढूंढते हैं और राइट साइड के स्मॉलेस्ट को ढूंढते हैं, तो इजी हो जाएगा बच्चों के लिए समझ में। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ भाई। जैसे ये पूरा का पूरा फिलहाल ट्री है हमारे पास 1 5 7 9 और 10 का, ठीक है? अगर हम इसका इन ऑर्डर निकालने की कोशिश करते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखना, बीएसटी की यही प्रॉपर्टी है कि इन ऑर्डर ट्रैवर्सल जब आप करोगे तो जो एलिमेंट्स आएंगे वो असेंडिंग ऑर्डर में आएंगे। ये पॉइंट नोट भी कर सकते हो, इसको क्वेश्चन भी आते हैं गेट में। अब अगर हम एल्गोरिथम में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें और इन ऑर्डर ट्रैवर्सल अगर हम करने की कोशिश करते हैं किसी ट्री को, तो n टाइम लगता है, ऑर्डर ऑफ n टाइम हर बार, क्योंकि सारे नोड्स को एक बार ट्रैवर्स करना पड़ता है। उससे इजी एक तरीका ये है कि हमारा मोटिव क्या है, सिर्फ ये मोटिव है कि लेफ्ट सब ट्री में हमें लार्जेस्ट एलिमेंट ढूंढना है। अब लार्जेस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, किस तरीके से ढूंढ सकते हैं, उसका ये तरीका है कि आप जो नोड, जिस नोड का, जैसे अगर मैं 5 का इन ऑर्डर ट्रैवर्सल इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो मैं उसके पहले एक बार लेफ्ट में नेविगेट करता हूं जो कि 1 है, उसके बाद मैं राइट में नेविगेट करने की कोशिश करूंगा जब तक मुझे उसके राइट का नोड नल नहीं मिल जाएगा। तो अभी जैसे मैं देखूं तो 5 के 1 के लेफ्ट में, राइट में कोई कुछ नहीं है, नल है। तो मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं इससे कि 5 का जो सब ट्री है लेफ्ट, उसमें सबसे बड़ा नोड जो है वो 1 है, जहां पे ये रुक गया। उसी तरीके से अगर मैं 9 का इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ढूंढने की कोशिश करता हूं, तो एक तरीका ये है कि मैं उसके एक बार लेफ्ट में जाता हूं जो कि 5 है, लेफ्ट में 5 मिल गया मुझे, ठीक है, एक बार लेफ्ट में नेविगेट कर लिया मैंने। अब मैं तब तक राइट में नेविगेट करता रहूंगा, इस एलिमेंट के 5 के राइट में तब तक नेविगेट करता रहूंगा जब तक मुझे नल नहीं मिलेगा। 5 के राइट में 7 है, 7 का राइट यहाँ पे नल है, लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि 7 के बाद 7.1 होता, 7.2 7.3 7.4, ये सब राइट में होते 7 के राइट में 7.1 होता, 7.1 के राइट में 7.2 होता, 7.2 के राइट में 7.3 होता। इस तरीके से मैं तब तक चलता रहूंगा जब तक मुझे
उसके राइट में किसी एलिमेंट के राइट में नल नहीं मिल जाएगा। जहां भी नल मुझे मिल जाएगा मैं ये समझूंगा कि ये मेरा जो एलिमेंट है उससे इस पूरे ट्री में सब छोटे ही छोटे एलिमेंट है। जैसे अगर तुम पूरे ट्री का भी देखो ना, तो जो सबसे राइट चाइल्ड होगा, बिल्कुल राइट जो चाइल्ड होगा पूरे ट्री में, इस ट्री को ना देखो तो बीएसटी में किसी और दूसरे बीएसटी में भी देखना, जो जैसे ये बीएसटी है पूरा का पूरा, जो सबसे राइट इसका चाइल्ड है इस पूरे ट्री का, वो जो सबसे राइट वाला होगा वो सबसे ग्रेटेस्ट है इसका चाइल्ड। तो इसी तरीके से मैं ये ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ कि 9 का जो सब ट्री है इस पूरे वाले को हटा दो ऊपर से, सिर्फ और सिर्फ 5, 1 और 7 रह गया अब मेरे सामने। इस पूरे के पूरे ट्री में जो भी सबसे राइट वाला चाइल्ड है वो मेरा सबसे बड़ा होगा। भाई जतिन, ये इस तरीके से कुछ क्लियर हुआ क्या? हाँ भाई हाँ मुझे तो क्लियर है। मैं अच्छा ना समझ आ जाए क्लियरली, उसके लिए बोला था। ये वैसे इन ऑर्डर से ज्यादा अच्छी टेक्निक है कि राइट मूव ढूंढ लिया तो सबसे बड़ा वही होगा। हाँ, ये एक एफिशिएंट तरीका है। कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी कम हो जाए। कॉम्प्लेक्सिटी कम हो जाएगी, बिल्कुल कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी, बल्कि बहुत सारे, जैसे अगर कोई ट्री है, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो उसमें सिर्फ log n रह जाएगी हमारी कॉम्प्लेक्सिटी n की जगह। तो ये बात तो समझ में आ गई, जो भी बीएसटी होगा उसका सबसे राइट वाला चाइल्ड सबसे बड़ा होगा और लेफ्ट वाला भी सबसे लेफ्ट वाला देखोगे तो वो सबसे छोटा होगा। ये कुछ मतलब जैसे क्वेश्चंस करते रहते हैं तो अपने आप ही समझ में आ जाती हैं चीजें। तो ये अप्रोच हमें लेनी है फिलहाल। अब हम ढूंढ रहे थे इसका 9 का, जो ये ट्री है हमारा पूरा, इसके लेफ्ट सब ट्री में सबसे बड़ी वैल्यू 7। अब अगर मैं इस 7 को 9 से रिप्लेस कर दूं, 9 को मुझे डिलीट करना है, 9 की जगह मैं 7 रख देता हूं और ये 7 को यहाँ से डिलीट कर दिया गया, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि मेरे जो 7 के लेफ्ट में होंगे वो सारी की सारी वैल्यूज 7 से छोटी होंगी, क्योंकि वो उस सब ट्री का सबसे बड़ा एलिमेंट था। और ये तो जाहिर सी बात है, क्योंकि 9 से 7 छोटा है, और इसके राइट में जो भी 7 के राइट में बाद में जो भी चीजें आएंगी वो उससे बड़ी होनी है नेचुरली। तो यही एक तरीका है हमारे पास ढूंढने का, एलिमेंट ढूंढने का और इसे रिप्लेस करने का, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ये भी है कि इस पूरे ट्री में, जैसे मैं बात करूं 18 के साथ, इस पूरे ट्री की जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी वो सबसे लेफ्ट में होगी। जैसे 1 सबसे लेफ्ट में है, देखो अगर कहीं जाके, तो हमें ये भी एक तरीका है कि ये कैसे ढूंढा जाए, 1 कैसे ढूंढा जाए, सक्सेसर कैसे ढूंढा जाए। तो सबसे छोटा होगा इस सब ट्री में, 9 के राइट में जो सब ट्री है, नाइन के राइट पे जो सब ट्री है उसका सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, क्योंकि अगर मैं राइट पे जो सबसे छोटा है अगर उससे रिप्लेस कर देता हूँ तो भी मेरी बीएसटी की प्रॉपर्टी बनी रहेगी, क्योंकि जो 9 से लेफ्ट में है वो सारे के सारे इससे, इन सब से ही छोटे होंगे, बल्कि राइट सब ट्री के हर एलिमेंट से छोटे होंगे उसके लेफ्ट वाले सारे एलिमेंट, क्योंकि 9 ही छोटा है सबसे इस पूरे सब ट्री में, राइट वाले से। और अगर मैं इस पूरे सब ट्री के सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू को 9 से रिप्लेस कर देता हूँ और 9 को डिलीट कर देता हूँ, 10 को भी वहां से डिलीट करके, तो मेरी फिर भी बीएसटी की प्रॉपर्टी मेंटेन रहेगी कि उसके 10 के लेफ्ट में, बाद में रिप्लेस होने के बाद 10 के लेफ्ट में सारे के सारे छोटे नंबर रहेंगे, और क्योंकि वो सब ट्री का सबसे बड़ा एलिमेंट था तो उसके राइट में भी हमेशा सारे के सारे बड़े एलिमेंट रहेंगे। इसे ढूंढने का क्या तरीका है, जैसे उसमें हमने ये किया था कि पहले एक बार लेफ्ट गए, फिर राइट, जब तक राइट में हमें नल नहीं मिल गया तब तक हम ढूंढ रहे थे उसको। तो इसका हमें सक्सेसर ढूंढने का ये तरीका है कि हम एक बार राइट जाते हैं और उसके बाद लेफ्ट गए, 9 के एक बार राइट गए तो 11 पे आए, 11 के बाद 10 पे, 10 के बाद यहाँ पे 9.9 पे, 9.8 पे, 9.7 पे इधर चले गए, जब तक लेफ्ट में नल नहीं मिल जाएगा, सबसे लेफ्ट मोस्ट जो नोड होगा हमें, तब जब तक वो नहीं मिल जाएगा तब तक हम ये रिकर्सिव प्रोग्राम चलाते रहेंगे। और जब हमें लेफ्ट में नल मिल जाएगा तो हम ये समझ जाएंगे कि हमारा ये जो नोड है जिससे फिलहाल हम खड़े हैं इसके लेफ्ट में नल है, इसका मतलब ये है इस पूरे सब ट्री का सबसे छोटा एलिमेंट है, और फिर हम इसको 9 से रिप्लेस कर सकते हैं डिलीट करने के लिए 9 को। ये पैरेलल चीज समझ में आई?
हाँ भाई है ना। चलो भाई क्लियर है भाई बिल्कुल। ठीक है भाई। भाई एक बार बाकी से भी पूछ लो। हाँ भाई सब बताओ, सब बोलो, ऐसे नहीं चलेगा काम। हाँ क्लियर है बिल्कुल क्लियर। जिनको क्लियर है वो बोल रहे हैं, जिनको क्लियर नहीं है वो वो बोलो ना। हाँ। सो nobody is speaking, so I am assuming। ऐसी तो आज सर क्लास नहीं ले रहे क्या बात हो गई उनकी? वो तबीयत खराब है। दवाई खानी है। दवाई काम नहीं कर रही। अच्छा, सर से पूछना पड़ेगा समस्या उनकी, फिर बाद में औषधि बता देंगे। चलो फिर कंटिन्यू करें इसे। डिलीशन का तीनों केस समझ में आ गए? अभी पूरा नहीं हुआ वैसे, तीसरा केस था। हाँ भाई समझ आ गई, जितना पढ़ा है तो इतना क्लियर है। अच्छा चलो, अब इसे डिलीट करने का प्रोसेस हम देखते हैं। अब हमें 9 को डिलीट करना है। अब आ रहे हैं प्रोसेस पे, अभी तक तो सिर्फ एक्सप्लेनेशन थी चीज़ों की। 9 पे आए। 9 हमें कहाँ गया? 9 को डिलीट करना है। दो मेथड है, या तो हम इन ऑर्डर प्रीडिसेसर को लें या फिर इन ऑर्डर सक्सेसर को लें। 9 को हमने डिलीट किया, सबसे पहले यहाँ आए, 9 से चेक किया कि 9 हमारा एलिमेंट इक्वल है और इसके दोनों चाइल्ड हैं, राइट चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है और लेफ्ट चाइल्ड भी एग्जिस्ट करता है, तो हम इसको डायरेक्ट डिलीट नहीं कर सकते जैसे हमने पिछले केसेस में किया है। तो हमने इसका इन ऑर्डर सक्सेसर ढूंढा, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ढूंढा सॉरी, और उसमें जो वैल्यू है इन ऑर्डर प्रीडिसेसर में, जैसे 7 जो है हमारा इन ऑर्डर प्रीडिसेसर है, तो हमें जिस एलिमेंट को डिलीट करना है उसकी जगह हम इसकी वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। 7 को 7 से कॉपी कर दिया, यहाँ पे देखो ये डिलीट कर दिया, रिप्लेस कर दिया 7 को 7 से। यहाँ पे 7 वैल्यू आ गई, लेकिन एक काम अभी और भी बाकी है कि इस 7 को कैसे डिलीट किया जाए यहाँ से। अब फिर से हमारी पूरी एल्गोरिथम हमारे पास है। 7 को हमें अगर डिलीट करना है, इस नोड को हमें डिलीट करना है यहाँ से, तो हम इसे फंक्शन में डालेंगे डिलीट करने के लिए। इसे डिलीट करने के लिए इसके दो केसेस बनते हैं, या तो इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड है या फिर लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। अगर इसका कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, मैंने बताया था ना कि ज़रूरी नहीं है कि इसका ये लीफ नोड ही हो, जो सबसे बड़ा होगा वो ज़रूरी नहीं है कि लीफ नोड ही हो। तो उसे डिलीट करने के लिए दो केसेस बनते हैं, या तो उसका लेफ्ट चाइल्ड है या लेफ्ट चाइल्ड नहीं है। अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, इसका मतलब वो लीफ नोड है, तो हम उसे एज इट इज़ डिलीट कर देंगे, हमें कोई कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिलीट कर दिया। लेकिन अगर उसका लेफ्ट चाइल्ड है अभी भी, कुछ लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो हम उसमें केस 2 लगाएंगे और सीधा 7 को, अगर 7 के लेफ्ट में मान लिया 6.5 है या 5.5 है या 6 कुछ भी है, 6 है मान लिया, तो 6 को यहाँ पे हम इस जगह अगर एक 6 भी एग्जिस्ट कर रहा है तो 6 को उठा के सीधा 5 से लिंक कर देंगे और कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये केस 2 का वो है, एग्जाम्पल है। जैसे हमने 11 को समझा दो भाई, 11 को डिलीट करके समझा दो। 11 को जैसे डिलीट किया हुआ है, केस 2 में हमें 11 डिलीट करना था। 9 पे हमने पहले सर्च किया, 9 से छोटा बड़ा है 11, तो हम राइट में गए, 11 हमें मिल गया। 11 का एक लेफ्ट चाइल्ड एग्जिस्ट करता है, तो हम इसे डायरेक्टली डिलीट नहीं कर सकते। अगर 11 को डिलीट कर दिया और 10 का कुछ ख्याल नहीं रखा तो 10 तो खो जाएगा बेचारा, मिलेगा ही नहीं फिर बाद में। तो इसके लिए हम इसको 9 से डायरेक्ट लिंक कर देंगे। ये जो यहाँ पे किया हुआ है, ये यहाँ से लिंक काट दिया, ये यहाँ से काट दिया लिंक, और 9 को जो है 10 से जोड़ दिया, फिर ये बन गया हमारा रिजल्टिंग ट्री। तो इसी तरीके से अगर इसके लेफ्ट में कुछ है 7 के, हमें ये 7 डिलीट करना है और 7 के लेफ्ट में कुछ है, तो हम 5 को 6 से डायरेक्टली लिंक कर देंगे। ये जब लिंक हो जाएगा तो हमारा जो BST है वो सेफ है, और हमें जो 9 को डिलीट करना था वो भी हो गया। यहाँ पे अगर होता तो, वैसे नहीं है इस केस में, मुझे दिखाना चाहिए था। तो अब हमारा जैसे 9 को डिलीट कर दिया, तो हमारा रिजल्टिंग अगर ट्री देखोगे तो 7 के जो लेफ्ट में है वो सारे के सारे 7 से छोटे हैं, और 7 के जो राइट में है वो सारे के सारे 7 से बड़े हैं। ये एल्गोरिथम है और ये लिखा भी हुआ है, टू फाइंड इन ऑर्डर सक्सेसर ऑफ नोड x गो 1 टाइम राइट देन कीप गोइंग लेफ्ट टिल नल अकर्स। अगर हमें 7 का सक्सेसर निकालना है, इन ऑर्डर सक्सेसर, तो हम उसके एक बार राइट में जाएंगे और तब तक लेफ्ट में जाते रहेंगे जब तक हमें नल नहीं मिल जाएगा। 10 के लेफ्ट में कुछ नहीं है, नल है, इस वजह से 10 हमारा सबसे बड़ा है इस सब ट्री का। एंड टू फाइंड इन ऑर्डर प्रीडिसेसर ऑफ नोड x गो 1 टाइम लेफ्ट देन कीप गोइंग राइट टिल नल अकर्स। तो अगर हमें 7 का
प्रीडिसेसर, इन ऑर्डर प्रीडिसेसर निकालना है तो 7 की एक बार राइट में जाएंगे, लेफ्ट में जाएंगे और 5 आ गया, 5 पे आ गए, 5 के फिर राइट में जाते रहेंगे जब तक नल नहीं आ जाएगा। 5 के राइट में नल है, इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि 5 हमारा इस सब ट्री का सबसे बड़ा एलिमेंट है और 7 का प्रीडिसेसर है इन ऑर्डर। यहाँ पे खत्म हो गई वैसे ही। और सर्चिंग का तो मैंने बता ही दिया बीच में, सर्चिंग कैसे करनी है। अगर हमें 1 को सर्च करना है इस ट्री में तो सबसे पहले 7 पे जाएंगे, हमेशा रूट नोड से ही शुरू करेंगे। 7 से शुरू किया, 7 से छोटा है 1 तो इसके लेफ्ट में गए, 5 पे आए, 5 से छोटा है 1 तो इसके लेफ्ट में गए और हमें 1 यहाँ मिल जाएगा। अगर हमें इसी ट्री में 2 सर्च करना है तो हम फिर भी रूट नोड से ही शुरू करेंगे। 7 से 2 छोटा है तो इसके लेफ्ट में नेविगेट करेंगे। 5 से भी 2 छोटा है इसलिए हम फिर से इसके लेफ्ट में नेविगेट करेंगे। 1 से 2 जो है बड़ा है तो हम इसके राइट में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन राइट में नल है। तो अगर इस तरीके का कहीं केस आ जाता है तो फिर हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये एलिमेंट इस ट्री में एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि इसके लेफ्ट में राइट में कुछ है ही नहीं, तो मिलेगा कहाँ से। भाई इतना ही था, BST वैसे खत्म हो गया, समझ में आया नहीं? ओके भाई, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि एक BST में कितने नोड, अगर n नोड्स से हमें कुछ BST बनाना है तो कितने नंबर ऑफ BSTs पॉसिबल हैं। तो उसके लिए केसेस बहुत सारे हैं। 0 नोड अगर हमारे पास है तो अगर खाली स्पेस ही हमारे पास है और हमें उस खाली स्पेस को किसी तरीके से कहीं पर रखना है तो हम एक ही तरीके से रख सकते हैं कि कुछ नहीं तो एक ही तरीके से पॉसिबल है, एम्प्टी बाइनरी ट्री होगा। अगर हमारे पास 0 नोड्स हैं तो एम्प्टी BST होगा हमारे पास, एक ही BST पॉसिबल है। BST वो भी है क्योंकि वो एम्प्टी है, उसमें ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कुछ एग्जिस्ट नहीं करता। 0 नोड से हम BST बना सकते हैं लेकिन वो एम्प्टी BST होगा, उसमें कुछ नहीं होगा, रूट नोड की वैल्यू नल होगी। अगर एक नोड है हमारे पास तो जैसे 10 अगर हमारे पास नोड है तो इसका एक BST पॉसिबल है। अगर हमारे पास सिर्फ एक नोड है तो एक ही BST पॉसिबल है, उसे एक ही तरीके से रखा जा सकता है जो कि रूट नोड होगा, उसके अलावा कोई तरीका है नहीं सिर्फ एक नोड को रिप्रेजेंट करने का BST में। अगर हमारे पास 2 नोड्स हैं जैसे 10 और 20 है हमारे पास, तो हम इसको 2 तरीके से BST बना सकते हैं। BST की प्रॉपर्टी ये है कि इसके कोई नोड अगर होगा उसका लेफ्ट सब ट्री, उसके लेफ्ट सब ट्री में जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो उस नोड से छोटी होंगी और उसके राइट सब ट्री में जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसके उससे उस नोड से बड़ी होंगी। तो इसके 2 तरीके हैं 10 और 20 को रिप्रेजेंट करने के। 10 के राइट में 20 है और लेफ्ट में कुछ नहीं है तो ये एक BST है, और 20 के लेफ्ट में 10 आ गया और राइट में कुछ नहीं है तो ये भी एक BST है। तो ये 2 तरीके हैं हम जिससे 2 नोड से BST बना सकते हैं। अब अगर मैं ऐसे ही 3 नोड से बनाने की कोशिश करूं BST को, तो जैसे ये 10, 20 और 30 है तो इसके कितने तरीके हैं। सबसे पहला ये तरीका है, BST इस तरीके से बनाया जा सकता है कि 30 जो सबसे बड़ा एलिमेंट है उसके लेफ्ट में 20 है और उसके लेफ्ट में 10 है। तो ये देखोगे तो पूरा का पूरा BST की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। उसके बाद ये भी हो सकता है 30 के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं 10 और 20 दोनों छोटे हैं 30 से, और 30 के लेफ्ट में 10 रख दिया, 10 के राइट में 20 रख दिया, तो ये भी BST की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। और उसके बाद ये भी तरीका है एक BST बनाने का कि 20 हमारा रूट नोड है, उसके लेफ्ट में उससे छोटा है, राइट में उससे बड़ा है 10 और 30। उसके बाद इसी तरीके से ये भी पॉसिबल है केस जिसमें 10 सबसे छोटा हमने रूट नोड बना दिया, उसके राइट में उससे सारे ग्रेटर एलिमेंट्स हैं, उनका भी अलग अलग तरीके से प्लेसमेंट हो सकता है BST क्रिएट करने के लिए। अब यहाँ तक तो जब तक सिर्फ 3 एलिमेंट थे इसके अंदर BST में हमें कैलकुलेट करने के लिए कि कितने BST हमें बनाने हैं तो हमने कर लिए, बना के देख लिए। लेकिन जैसे जैसे नोड्स बढ़ते जाएंगे उसके बाद हम इस तरीके से बना के तो नहीं देख सकते, एग्जाम में भी नहीं देख सकते, कहीं भी नहीं देख सकते, कॉपियाँ भर जाएंगी। तो हम एक अप्रोच यूज़ करते हैं, जैसे अगर 4 नोड्स हैं हमारे पास 10, 20, 30 और 40, हमें 4 नोड्स का कैलकुलेट करना है कि कितने BSTs पॉसिबल हैं।
तो इसमें हम ये कर सकते हैं कि हर एक एलिमेंट का प्रोबेबिलिटीज़ की तरह, वैसे ज़्यादा मुझे प्रोबेबिलिटी आती नहीं है, फिर भी थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 4 नोड हैं और हमने उन चारों में से एक-एक बार करके हर एक एलिमेंट की पोजीशन फिक्स कर दी है कि ये यहीं पे रहेगा। जैसे अगर त्यागी है, मेरा नाम है, मेरा सरनेम है त्यागी, और इसके मैं अरेंजमेंट्स निकालने की कोशिश करता हूँ और मैं ये कह देता हूँ कि इसमें जो लेटर्स हैं उसमें से ए जो है हमेशा फिक्स रहेगा फर्स्ट पोजीशन पे। तो अब मुझे सिर्फ और सिर्फ चार लेटर्स की पोजीशन निकालने की ज़रूरत पड़ेगी और मैं फिर ये कह सकता हूँ कि इतने ही कॉम्बिनेशन बन सकते हैं मेरे सरनेम के लेटर से। तो वही बिल्कुल वही अप्रोच इसमें भी यूज़ करने की कोशिश की है कि 10, 20, 30 और 40 में से एक-एक करके एक एलिमेंट को हम फिक्स कर देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 3 एलिमेंट से 5 BSTs पॉसिबल हैं। अब अगर हमने 10 को रूट नोड फिक्स कर दिया फर्स्ट केस में, लेट 10 बी अ रूट नोड, तो हमें पता है कि 10 से जितने भी हैं एलिमेंट्स इधर की तरफ वो सारे के सारे बड़े हैं, 10, 20, 30 और 40। 20, 30, 40 का प्लेसमेंट हमें करना है। 10 को हमने फिक्स कर दिया। 10 के लेफ्ट में कुछ नहीं हो सकता क्योंकि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनमें 10 से छोटा हमें कुछ लेने की ज़रूरत है नहीं, है ही नहीं, मतलब लेंगे कहाँ से। तो 20, 30 और 40, अब 3 ही एलिमेंट रह गए। तो हमें पता है 3 एलिमेंट का जो प्लेसमेंट है वो इस 5 तरीके से किया जा सकता है। तो इसके 5 BSTs बनेंगे 10 को रूट नोड मान के। उसके बाद सेकंड में हमने अप्रोच में सेकंड स्टेप में क्या किया है, लेट 20 बी अ रूट नोड। अगर 20 को रूट नोड बनाते हैं तो इसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। 20 के लेफ्ट में हमेशा 10 रहेगा, सिर्फ 10 ही रहेगा क्योंकि 10 ही छोटा है 20 से, बाकी सारे बड़े हैं। 20 के लेफ्ट में 10 रहेगा और 20 को हमने फिक्स कर दिया। इस तरीके से हमारे 2 एलिमेंट्स फिक्स हो गए, एक तो 20 और 10, और राइट में 20 के 30 और 40 हैं। हमें पता है कि 2 एलिमेंट से अगर BST बनाना है तो हमारे सिर्फ 2 BST बनते हैं। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे 20 को रूट नोड बना के तो हमारे 2 BSTs आ जाएंगे अलग से। फिर आगे लेट 30 बी अ रूट नोड। इसी तरीके से जैसे 20 का था, 30 के लेफ्ट में 10 और 20 हो सकते हैं, लेकिन 30 के राइट में ये फिक्स है कि 40 ही होगा क्योंकि 30 से बड़ा और कुछ नहीं है, और इसका पोजीशन यही रहेगी। तो इसमें भी हम 2 तरह से बना सकते हैं। तो 30 भी, जब 30 रूट नोड होगा तो 2 तरीके से बना सकते हैं BST। तो उसका ये कंपोजिशन है। और जब 40 रूट नोड है तो 40 से बड़ा कुछ है नहीं, लेफ्ट में जो होगा 10, 20 और 30 हो सकता है। इसके 10, 20 और 30 के क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हमने देख ली हैं कि 3 नोड हैं तो हम इन तरीक़ों से इसे प्लेस कर सकते हैं। तो इसके फिर से 5 पॉसिबिलिटीज़ आ गई। अब हमने सारी पॉसिबिलिटीज़ कवर कर ली हैं वैसे, तो हम इनको सबको जोड़ सकते हैं, 5 और 2 7, 7 दूनी 14। तो कुल मिला के इन 4 नोड से हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि 14 BST बनेंगे 4 नोड से। ये अप्रोच समझ में आई किसी को? हाँ भाई, हाँ भाई आ गई। चलिए, अब अगर हमें 5 नोड्स का निकालना है तो उनमें से हर एक 5 नोड्स को यही अप्रोच करके हम निकाल सकते हैं। तो इसी तरीके से एक जनरलाइज फार्मूला निकालने की कोशिश की है कि नंबर ऑफ BSTs, ये वाला देखो, नंबर ऑफ BSTs कितने हो सकते हैं किसी नोड के। अगर n नोड्स हैं हमारे पास तो समीशन ऑफ लेफ्ट में जितने भी सब ट्री बन सकते हैं उसके और राइट में जितने भी सब ट्री हो सकते हैं उनका मल्टीप्लिकेशन, और इस तरीके से हर एक एलिमेंट को हम रूट नोड फिक्स करके हम निकाल सकते हैं। लेफ्ट में कितने होंगे, उसके राइट में कितने होंगे, मल्टीप्लाई करके। तो इसका एक जनरलाइज फार्मूला ये है, नंबर ऑफ BSTs इज इक्वल्स टू समीशन ऑफ L 0। जब हमने एक 0 नोड को या पहली नोड को हमने अगर रूट नोड बना दिया तो लेफ्ट में कितने पॉसिबल होंगे, 0 एलिमेंट्स होंगे, मतलब 0 नोड्स होंगे। 0 नोड से कितनी BSTs पॉसिबल है, 1, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। राइट में जितने भी हैं वो हम ये कह सकते हैं कि लेफ्ट में जितने, एक ट्री के लेफ्ट में जितने नोड्स हैं और राइट में जितने नोड्स हैं और प्लस 1 उसके टोटल नोड्स को डिफाइन करता है। तो इसी से ये डिराइव किया गया है n माइनस l प्लस 1 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू n माइनस l प्लस 1। तो उसके लेफ्ट में जितने सब ट्री हैं और राइट में जितने सब ट्री हैं, हर नोड को रूट नोड फिक्स करने के बाद उन सब का समीशन अगर हम निकालें तो हमारे BSTs आ जाएंगे।
तो उसका ये जनरल फॉर्मूला है भाई, मुझे इसका डेरिवेशन नहीं पता है और मेरे ख्याल से ज़रूरत भी नहीं है शायद डेरिवेशन करने में। तो 2 to the power n कॉम्बिनेशन n अपॉन n+1, ये कुछ एक्स्ट्रा था जो कंपटीशन के लिए पढ़ा होगा तुमने शायद। आया समझ में किसी को? हाँ भाई क्लियर है बिल्कुल। चलो बस इतना ही था। हाँ हाँ डन। कितना समय ले लिया मैंने? 1 घंटा हो गया। 1 घंटा।